हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो 6 चैप्टर 6 क्लास है जी ये हमारी किस चीज की, पेडागोजी स्पेशल में 11th क्लास की एनसीईआरटी साइकोलॉजी की लर्निंग के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो जो लर्निंग वाला पार्ट एनआईओएस के मटेरियल में या डीएलएड के मटेरियल में है वो भी आप लोगों को साथ में करवा दिया जाए, या ये हो कि एक बार मैं एनसीईआरटी जैसी हैं जितना पोर्शन उनमें दे रखा है वैसे कंप्लीट करा दूं और उसके बाद अलग से फिर हम एनआईओएस का कर लेंगे, ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज मैं करा भी दूंगी तो फिर नीचे आप लोग लिखते रहेंगे मैम ये तो सिर्फ एनसीईआरटी है, मैम ये मिक्सअप भी है। सो अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे ही फोकस करते हुए आज 6 चैप्टर जो है वो फिनिश करेंगे एंड एनआईओएस का उसके बाद जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट होंगी फिर हम एनआईओएस डीएलएड वाला पोर्शन भी कर लेंगे। ओके चलिए जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए रोज, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो एकदम से एंजाइटी ना हो। बिकॉज मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके पास जब आप वो 100 मार्क्स का पूरा नोट्स लेके बैठेंगे, और अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं ना आप तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है आपकी। मैं हर बार ये चीज आप लोगों को याद दिलाती हूँ कि अभी तो फिर भी कुछ एक बार शायद 12 क्लासेस हुई हैं अभी तक हमारी, ये 13th लेक्चर है। ये क्लास 6 मैंने इसलिए डाल रखा है क्योंकि चैप्टर 6 है हमारा। ओके तो 10-12 क्लासेस हुई हैं, अभी भी अगर आपने नोट्स नहीं बनाए ना तो प्लीज बना लीजिएगा। बिकॉज लास्ट तक जब सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी ना फिर आप लास्ट मोमेंट पे कहेंगे मैम नोट्स दे दीजिए, पीपीटीज दे दीजिए। मतलब कई स्टूडेंट्स का तो ये आता है कि मैम कल मेरा बीएड का एग्जाम है आज नोट्स दे दीजिए। मतलब बताइए क्या करें। लाइक सीरियसली आप अब जागे हैं तो जो लेट जागेंगे वो अपनी गलती खुद जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने लिए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती उस चीज की, मैंने आपको सारी चीजें करवाई हैं जितना भी अभी तक और आगे भी करवाऊंगी। तो मेक श्योर आप उसका नोट्स बना लें और अपने हिसाब से चीजों को लिख लें, जो चीज समझ नहीं आ रही है वो पूछ लें अभी भी। ओके चलिए शुरू करते हैं। देखिए लर्निंग के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ मैंने चैनल पे करवा रखा है। ऑल्दो अगर सिर्फ एनसीईआरटी की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लर्निंग ना हमेशा एक क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस होते हैं कि लर्निंग क्या है, एक परमानेंट चेंज है, टेम्परेरी चेंज है, रिलेटिवली परमानेंट है या क्या है। तो ये आपको याद रखना है जी कि ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परमानेंटली कि आपने अगर आज कोई चीज सीख ली तो वो परमानेंटली ही आपको आ गई और आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। सो ये रिलेटिवली परमानेंट है ना कि टेम्परेरी। ठीक है, तो बिहेवियर में चेंज की हम बात कर रहे हैं, तो जब बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज की हम बात करते हैं तो वो जो है जी अधिगम होता है, या और वो बिहेवियरल पोटेंशियल में भी जो चेंज है जो कि एक्सपीरियंस से हमारे आएगा, सो वो एक रिलेटिव परमानेंट चेंज जो है वो लर्निंग है, अधिगम है। ओके फीचर्स क्या होंगे लर्निंग के, तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट फीचर जो है लर्निंग का वो ये है कि लर्निंग जहां भी होगी, अधिगम जहां भी होगा वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी ना किसी तरीके से एक्सपीरियंस जो है वो देखने को आपको मिलेगा, अनुभव देखने को मिलेगा। यानी लर्निंग में कहीं ना कहीं जब भी आप कोई चीज सीखते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो आपने उसमें एक्सपीरियंस किया होता है, तब वो आप चीज सीखते हैं। ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस दैट अकर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। ओके तो रिलेटिवली परमानेंट है वो। लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस से अलग होता है लर्निंग और ये इन्फर्ड प्रोसेस है। अब इन्फरेंस का मतलब क्या है, हम यहाँ बोल रहे हैं ना कि ये इन्फर्ड प्रोसेस है। सो इन्फरेंस का मतलब एक एग्जांपल देके बहुत बढ़िया समझाया इन्होंने कि मान लो मतलब जो इन्फरेंस टर्म है उसको कैसे समझाया कि एक टीचर ने आपको एक पोएम याद करने को दी, आपने वो पोएम जो है वो अच्छे से बार बार रिवाइज कर करके रट ली, मेमोराइज कर ली, फिर टीचर ने आपको बोला कि उसको सुनाइए, आपने जो है क्लास में खड़े होके उसको सुना दिया। अब आपने जो क्लास में खड़े होके उसको सुनाया वो आपकी परफॉर्मेंस थी, आपने परफॉर्म किया एक तरीके से। ठीक है, जैसे आप वो होता है ना कई बार एनुअल फंक्शन या कोई भी फंक्शन होता है हम डांस के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो डांस के लिए प्रैक्टिस करने के बाद या वही सेम चीज है ना कि पोएम के लिए पोएम को मेमोराइज करने के प्रैक्टिस के बाद आपने उसको सुना दिया, ऐसे ही डांस को हम परफॉर्म कर देते हैं। तो वो जो डांस को परफॉर्म करते हैं वैसे ही ये पोएम की एक तरीके से परफॉर्मेंस हुई, बच्चे ने परफॉर्म कर दिया। तो वो जो परफॉर्म उसने किया है उसको देख के टीचर को ये समझ आ जाएगा कि आपने पोएम सीख लिया, आपको लर्न हो गई है वो चीज। ठीक है, सो वो जो टीचर ने आपके परफॉर्मेंस को देख के जो अंदाजा लगाया, जो एक कंक्लूजन निकाला, वो क्या है जी, इन्फरेंस है, इन्फर। सो लर्निंग जो है वो एक इन्फर्ड प्रोसेस है और डिफरेंट होता है ये परफॉर्मेंस से। जो आप चीज बता रहे हैं वो परफॉर्मेंस है, बट जो मैं यहां पे बैठ के अंदाजा लगा रही हूं उस चीज का, जो अनुमान लगा रही हूं वो है लर्निंग। तो लर्निंग क्या है, एक इन्फर्ड प्रोसेस है।
ओके, पैराडिग्म्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के प्रतिमान। तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, टाइप भी बता रखे हैं एक्चुअली इसके अंदर। तो ये बोल रहे हैं कि सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग जो है वो कंडीशनिंग होती है, यानी अनुबंधन। तो कंडीशनिंग तो हमने पेवलोव की भी पढ़ी है, स्किनर की भी पढ़ी है। तो वो जो दोनों क्लासिक एग्जाम्पल्स है ना, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग प्राचीन जो पेवलोव ने कुत्ते वाला एग्जाम्पल दिया था, और एक है इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको क्रिया प्रसूत ये अनुबंधन भी बोलते हैं। ओके, सो ये दोनों मैंने डिटेल में करवा रखी है आपको ऑलरेडी। आपकी ये जो आपकी नोटबुक में दे रखा है ना, उससे उतना तो आराम से और उससे अच्छे से ही करवा रखी है दोनों चीजें, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को सोशल लर्निंग भी बोलते हैं जी, जो हमारा जो सोशल बंडूरा की थियरी है, सोशल नहीं मतलब बंडूरा की, जो एल्बर्ट बंडूरा की थियरी है, सो वो भी है। देन कोग्निटिव लर्निंग, संज्ञानात्मक लेवल पे, इसके अंदर दो चीजें आएंगी, एक इंसाइटफुल लर्निंग और एक लेटेंट लर्निंग। इंसाइटफुल लर्निंग की बात कोहलर ने की थी, लेटेंट लर्निंग की बात टोलमैन ने की थी, ये भी करवा रखा है। सो ये जो यहां तक पार्ट है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में क्या हुए फिर, एक क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, तीसरा ये सोशल लर्निंग, चौथा जो है ये हमारा इंसाइटफुल, और पांचवी जो है वो टोलमैन। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिनिमम ये 5 थियरीज तो आप कर ही लें। अब जब लर्निंग थियरीज के वो देखेंगे ना प्लेलिस्ट, उसमें मैंने ये 11 लर्निंग थियरी करवा रखी हैं। ओके, सो पेवलोव, स्किनर, ये जो हमारा कोहलर, टोलमैन, सो और ऑब्जर्वेशनल, सोशल बंडूर, ये रही सोशल लर्निंग। ठीक है, तो अगर आप सारी नहीं कर रहे तो ये 5 तो मिनिमम कर लीजिए, क्योंकि ये 5 की बात जो है वो आपकी एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं छेड़ रखी है। ओके, तो और कोशिश कीजिएगा ये सारी की सारी 11 थियरीज आप देख लें और इनके नोट्स बना लें, बिकॉज कोई भी एग्जाम हो लर्निंग थियरीज जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगी हमेशा। ठीक है, चलिए ओके, तो ये थे यहां तक। और एक जो है 3 टाइप की और लर्निंग की इन्होंने बात की है, वर्बल लर्निंग यानी वाचिका अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग और स्किल लर्निंग। तो ये जो 3 तरीके की लर्निंग की इन्होंने बात की है, उनको एक बार हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वो मैंने नहीं करवा रखी चैनल पे। बाकी सारी लर्निंग थियरीज जो है वो देख के नोट्स बनाना अब आपका काम है। ओके, क्योंकि अगर मैं इन्हीं को सारों को इंक्लूड करने लगी तो अगेन ये एक लेक्चर भी लंबा हो जाएगा, या फिर मुझे इसके भी पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, जबकि मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। तो ये 11 थियरीज देख लीजिएगा। वर्बल लर्निंग, वाचिका बोलना ना, मेजर तौर पे, वैसे तो वर्बल हम लिखने और बोलने दोनों को बोलते हैं, बट मेजरली वर्बल की जब बात हो रही है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम कोई भी चीज जब देखते हैं तो वर्बल लर्निंग, एक तो आपको याद रखना है कंडीशनिंग से डिफरेंट होती है, ये लिमिटेड होती है ह्यूमन बींग्स, बिकॉज कुत्ता थोड़ी ना आपको बोल के बताएगा, हाथी थोड़ी ना आपको बोल के बताएगा। ठीक है, सो वो वर्बल लर्निंग ह्यूमंस तक ही लिमिटेड है, ये कि हम उन्हीं को सिखा सकते हैं वर्बल लर्निंग के थ्रू। ओके, सो ह्यूमन बींग्स एज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, पहले हम एक्वायर करते हैं नॉलेज किसके बारे में, ऑब्जेक्ट हो गया, इवेंट हो गया, कोई भी फीचर हो गया, फिर हम उसको वर्ड्स में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उस फीचर को हम वर्ड्स में बताने की कोशिश करते हैं। अब वो वर्ड्स आप लिख के भी बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं, वो वर्बल में आ गया। ओके, जो वर्ड्स अब आए हैं उनको हम एक दूसरे से एसोसिएट करेंगे, एक दूसरे से जोड़ के देखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये पी इधर आएगा, जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत सारे मेथड्स जो है वो मतलब इन्वेस्टिगेट करके, एक्सपेरिमेंट करके कोशिश की कि किन किन मेथड से वर्बल लर्निंग हम कर सकते हैं। ओके, सो वो हमें पता होना चाहिए। ये देखिए, अब बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने काम किया, तो ये है नॉनसेंस सिलेबल, यानी कि नॉनसेंस है, इनकी कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही जोड़ रखे हैं। अनफेमिलियर, ये वर्ड्स तो हैं, इनका मतलब भी है कुछ ना कुछ, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में इनसे फैमिलियर नहीं होते। ये है फैमिलियर वर्ड, यानी जिनसे आप, जो आपने देखे होते हैं, पढ़े होते हैं, मिले जुले, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में एक बार आए हुए होते हैं ये। ठीक है, जैसे बोट हो गया, नोज हो गया, नो, ठीक है, ये सारी चीजें। सो इस तरीके से वर्ड्स आपको होंगे। अब वर्बल लर्निंग में हमें क्या करना है, हमने ये बोला ना, कोई भी चीज आपने देखी, सीखी, उसके बाद आप उसको वर्ड्स में बताने की कोशिश करेंगे और उन वर्ड्स को फिर एसोसिएट करेंगे, एक दूसरे से जोड़ के देख के समझने की, याद करने की कोशिश करेंगे। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ये है ना नॉनसेंस या फिर ये जो हमारी अनफैमिलियर या फैमिलियर हैं, इनको कैसे, अब हमें मेथड्स पढ़ने हैं कि कैसे हम इनको याद करेंगे। ठीक है, तो वो मेथड्स हैं वर्बल लर्निंग के कि कैसे याद करवाया जाएगा। तो 3 मेथड्स दे रखे हैं जी आपकी बुक में। एक है पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, पेयर्ड यानी पेयर बनाना है। ये जो चीजें हैं, हमने क्या किया, ये जो 2 ये है ना, हमने ये पेयर बना दिया। ठीक है,
अनफैमिलियर का और फैमिलियर का। ओके, अब ये जो हमारा जिलिच है या इल्च लगा लो, इसके सामने लिखा है बोट, प्लम के सामने है नोज। हमें ये वर्ड्स एक बार दिखा दिए और हमें बोला गया कि आपको पेयरिंग में याद करना है इनको। यानी अगर हमें बोट बोला जाए तो हम ये जो जिलिच है या इल्च है इसको बताएं, प्लम बोला जाए तो नोज बताएं, वर्ड्स बोला जाए तो नो बोलें। यानी हमें ये ध्यान होना चाहिए किसके आगे कौन सा वर्ड था, पेयरिंग किसकी किसके साथ थी। ठीक है, तो आपको एक बार ये ऐसे ही पेयरिंग का चार्ट दिखाया गया, आपको बोला कि इसको याद करो, और आपने याद जब कर लिया तो टीचर या जो इंस्ट्रक्टर है वो आपके सामने एक वर्ड रखेगा, आपको उससे एसोसिएटेड उसके सामने वाला वर्ड बताना है, क्योंकि अब तो हटा दिया ना उसके आपके आगे से। वो मेमोरी ट्रिक्स नहीं होती कि आपको एक चीज दिखा दी, अब आपसे पूछ रहे हैं इसमें क्या क्या था वो बताओ। ठीक है, सो वो चीजें, तो वो जैसे गेम्स भी बहुत सारे आते हैं आजकल, तो वो गेम में भी ऐसे होता है। तो हमें क्या करना है, पेयरिंग करनी है जी। जो चीज हमें दिखाई गई है अगर हम वैसे कर देते हैं तो बढ़िया है, नहीं करते हैं तो उसके सामने वाला रिस्पॉन्स हमें दिख जाएगा, फिर हमसे अगली चीज पूछी जाएगी। ओके, सीरियल लर्निंग क्या होगा, सीरियल मतलब सीरीज में ना, तो वो सीरीज वाली बात हो रही है कि यहाँ पे आपको इसी सीरीज में ये याद रखने हैं कि अच्छा बोट था, नोज था, नो था, गोल था, बाउल था। तो ये चीजें हैं, आपने पहला आपको ये चीज आपको दिखा दी, थोड़ा सा टाइम दिया आपको याद करने का, फिर आपसे पूछा गया कि पहला वर्ड क्या था, आपने बोला बोट, तो आपके सामने ठीक है वो पहला वर्ड दिखा देंगे कि ठीक है जी बोट ही था। फिर आपने बोला नोज, फिर वो नोज दिखा देंगे कि चलो ठीक है नोज ही था। फिर आपने बोला मीट था शायद, तो आपने तो मीट बोला उसको, लेकिन यहाँ पे वर्ड तो नो था, KNOW, फिर वो आपको दिखाएंगे कि नहीं नहीं ये तो KNOW था। अब ये नो देख के आपने अगला वर्ड जो है वो गेस करना है। ठीक है, तो एक तरीके से आप अंदाजा लगा रहे हैं इस पूरे प्रोसीजर में। तो इस प्रोसीजर को हम सीरियल एंटिसिपेशन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि एंटिसिपेट करना मतलब अंदाजा लगाना, देखना, बताना क्या चीज आएगी अगली। तो सीरीज में जब आप चीजें याद कर रहे हैं और एंटिसिपेट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सीरियल लर्निंग हो गया। ठीक है, फ्री रिकॉल, ये वाला गेम कई बार आप हो सकता है आपने टीवी पे देखा भी हो कि आपके सामने जो है एक बोर्ड दिखाया जाएगा, उस बोर्ड के ऊपर जो है बहुत सारी चीजें बनी होंगी, कि हो सकता है उसमें फ्रूट्स भी हो सकता है वेजिटेबल्स हो, फिल्म एक्टर्स हो, कोई भी हो। ठीक है, तो वो सारे जब आपके सामने प्रेजेंट किए, फिर आपको थोड़ी देर दिखाया, 10 सेकंड 20 सेकंड, और फिर आपको एक एक करके पूछा गया कि क्या था इसमें। तो आपने बोला कि अरे इसमें तो सलमान खान की फोटो थी, तो आपके सामने सलमान खान की फोटो आ गई कि चलो ठीक है ये तो थी। अब मतलब इसमें कोई सीरीज नहीं है, कोई पेयरिंग नहीं है, आप फ्री हैं कि कोई भी जो भी चीज इसमें थी वो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो आपको फ्रीली चांस दिया जा रहा है कि आप उस चीज को याद करें और बताएं। तो ये तीसरा मेथड हो गया जी वर्बल लर्निंग का। ओके, अब पॉइंट ये है कि मतलब क्या फैक्टर्स रहेंगे जो इन चीजों को डिटरमाइन करेंगे। तो उन फैक्टर्स, वो मेजर फैक्टर्स तो दो ही हैं। एक है लेंथ ऑफ द लिस्ट टू बी लर्न्ड, जो लिस्ट आपको दी गई वो कितनी लंबी है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है याद करने में। ठीक है, दूसरा रहेगा मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल, कि अगर मान लो फैमिलियर वर्ड्स हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मीनिंग निकल रहा है कुछ ना कुछ, तो आप हो सकता है कनेक्ट करके भी याद कर लें। ठीक है, लेकिन अगर मतलब जितनी मीनिंगफुलनेस होगी, जितना उसका मीनिंग निकलता होगा, उसका शब्द का मतलब अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको, तो आप जल्दी याद कर पाएंगे। ओके, तो ये दो चीजें हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि लर्निंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द लिस्ट। अगर लेंथ लंबी है, आपको बहुत ज्यादा वर्ड्स याद करने हैं, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा उसको याद करने में। ठीक है, लेकिन जब आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, दैट मीन्स जब आपको वो एक बार याद हो जाएगी ना, तो स्ट्रोंगली आपको वो चीज याद होगी, क्योंकि आपने उस पर बहुत सारा टाइम लगाया है। ठीक है, तो जितना ज्यादा टाइम आपको लगेगा उतनी ही स्ट्रोंगर जो है वो आपकी वर्बल लर्निंग होगी, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, अब बाउसफील्ड ने एक जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया एक्सपेरिमेंटली। उन्होंने क्या किया, 60 वर्ड लिए, एक 60 वर्ड की लिस्ट बनाई और इनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो 15 जो है वो नाम है, 15 एनिमल्स के नेम है, 15 जो है प्रोफेशन है, 15 जो है वेजिटेबल्स हैं। तो ये 4 कैटेगरीज में, 4 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर दिया इनको। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि आप जो है रिकॉल कीजिए। तो अब पॉइंट ये है कि अगर आपने फ्रीली रिकॉल किया तो वो एक क्या बन गया, मतलब वहां पे क्लटरनेस आ गई, मेस सा बन गया, कि आप एक बार तो नाम बता रहे हैं कि अच्छा सलमान खान की फोटो थी, एक बार आप बोल रहे हैं शेर भी था, एक बार आप प्रोफेशन का नाम ले रहे हैं, एक बार आप वेजिटेबल का नाम ले रहे हैं। सो वो कैटेगरीज तो डिवाइडेड नहीं रही ना, अगर हमने फ्री रिकॉल वाला मेथड अपनाया तो। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि जब हमने इनको रिकॉल किया तो हर एक कैटेगरी को हमने साथ में ही रख दिया, जिसकी वजह से वो कैटेगरी में क्लस्टर हो गया, भीड़भाड़ सी हो गई, गुच्छा सा बन गया उस चीज का। ठीक है, तो ये चीज क्या बोल रहे हैं, अच्छा हाँ, क्योंकि उन्होंने साथ में ही एक साथ ही कैटेगरीज रिकॉल की ना,
रैंडमली रिकॉल की। अच्छा, वर्बल लर्निंग जो है वो यूजुअली इंटेंशनल होती है कि आपको दिखाया जाएगा फिर आपसे पूछा जाएगा। सो वो इंटेंशनल है, मतलब सोच समझ के और एक इरादे के साथ की गई है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है जब हम अनइंटेंशनली या इंसिडेंटली भी बहुत सारे शब्द जो हैं वो सीख जाते हैं कि आपने किसी को बोलते हुए देखा या कुछ और ऐसे ही देख लिया रैंडमली, ठीक है, या किसी से बातचीत में कोई चीज यूज हुई तो वहां से आपने कोई वर्ड जो है वो याद कर लिया। सो वर्बल लर्निंग यूजुअली इंटेंशनल होती है, लेकिन आप जो है कोई भी इंसान अनइंटेंशनली या इंसिडेंटली भी शब्दों को सीख सकते हैं, ठीक है। सो ये वर्बल लर्निंग हो गई कि आप जब चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद शब्दों में उसको जब लाने की कोशिश करते हैं, सो वो ओवरऑल क्या हो जाएगी, वर्बल लर्निंग हो जाएगी। और वर्बल लर्निंग के मेथड्स हमने अलग अलग पढ़े। ओके, नेक्स्ट आता है जी संप्रत्य यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो कॉन्सेप्ट होता क्या है, हम हर चीज को बोलते हैं ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। सो कॉन्सेप्ट एक कैटेगरी होती है, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू रेफर टू अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। मतलब हम बोल देंगे ये एनिमल है, ये फ्रूट्स है, ये बिल्डिंग है, ये क्राउड है, तो वो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। एनिमल का अलग कॉन्सेप्ट हो गया, प्लांट्स का अलग कॉन्सेप्ट हो गया, तो वो कैटेगरीज हैं अलग अलग। कई बार कॉन्सेप्ट और कैटेगरीज को भी सिनोनिमसली यूज कर लिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, अ सेट ऑफ फीचर या एट्रीब्यूट कनेक्टेड बाय सम रूल्स, ठीक है। तो फीचर कुछ एक हैं उसमें पर्टिकुलर, और आपने वो रूल के साथ उनको कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। जैसे फीचर क्या होगा, फीचर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, या कोई लिविंग बीइंग या कोई इवेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो उसमें ऑब्जर्व किया गया। किसी में भी कोई चीज अगर ऑब्जर्व की गई कि मान लो मैं रवीना मैम जो है भाई अच्छे से बोलते हैं, ठीक है, हिंदी उनकी अच्छी है, स्पीड में बोलते हैं, फ्लुएंट हैं, तो वो क्या है, वो फीचर है, वो कैरेक्टरिस्टिक हो गई एक, ठीक है। सो वो क्या हो गया, एक फीचर हो गया। जब किसी भी रूल मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कि आपको कुछ करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन जो दी गई है वो रूल होगा। जैसे हम गेम खेलते हैं उसमें रूल बना लेते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन हुई ना कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने जो है सीधा बल्ले, जब आप बैट बॉल खेल रहे हैं तो अगर इस दीवार पे सीधी जाके लगी तो ही छक्का माना जाएगा, नहीं तो 4 ही है वो, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि आप जब कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो वो रूल हो गया। और जब कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को आप रूल्स के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो जो सेट ऑफ फीचर्स दैट आर कनेक्टेड बाय सम रूल, तो जो फीचर्स रूल से कनेक्टेड हैं वो तो रेलेवेंट फीचर्स होंगे, मतलब रेलेवेंसी है उनकी, और अदरवाइज जो है वो क्या होंगे, इररेलेवेंट फीचर्स होंगे। ओके, दो टाइप के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, एक रहेगा आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट, एक होगा नेचुरल कॉन्सेप्ट या कैटेगरी। आर्टिफिशियल में क्या होगा, जो हमने बनाए तो वो वेल डिफाइंड होंगे, रूल्स के साथ कनेक्टेड होंगे, ओके। लेकिन नेचुरल में ऐसा जरूरी नहीं है, नेचुरली जो है जो भी चीजें होंगी वो इल डिफाइंड होंगी, ये आपको देखने को मिलेगा। बट आर्टिफिशियल में प्रिसाइजनेस होगी, रिजिड होंगी चीजें, वेल डिफाइंड होंगी, रूल्स के साथ होंगी, बट नेचुरल में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो तरीके के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग में ये एग्जांपल या ये आपके बुक में दिखा रखा है अच्छे से, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ये बोलना चाह रहे हैं। जैसे हमने ये ट्रायंगल बनाया, हमने लिखा ऊपर प्लस, साइड में जो है राइट साइड में सर्कल, फिर हमने इसको नीचे ला दिया, उसको राइट में रखा, फिर हमने इसको लेफ्ट में और प्लस और माइनस। तो एक वो होता है ना कॉन्सेप्ट, एक रूल दिख रहा है आपको कि अच्छा ठीक है, पहला ऐसे होगा, दूसरे में हम प्लस को चेंज करेंगे, तीसरे में हम सर्कल को चेंज करेंगे, देन वापस से उसको। सो वो चीज जो यहाँ पे दिखा रखी है वो एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो पहले 4 फिगर्स हैं, अच्छा चाहे ये वाले फिगर्स लगा लीजिए, इन्होंने पहले 4 फिगर्स बोला है, ऑन द टॉप आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ। ये जो 4 फिगर्स हैं टॉप पे, ये क्या है, एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट का। बाकी सारे जो है वो नॉन एग्जाम्पल हैं, क्योंकि बाकी सारों में वो चीजें नहीं दी हुई जो होनी चाहिए, ठीक है। सो वो चीजें यहाँ पे बता रखी है कलर वाइज, और वो यहाँ पे इन्होंने पिंक और ब्लू कलर लिख रखा था, ग्रे देखिए ये रहा ट्रायंगल में, एंड ग्रे। तो वो चीज यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रही है कलर वाला इस बुक में, एटलीस्ट जो मेरे पास यहाँ पे पीडीएफ थी एनसीईआरटी की, उसमें तो कलर यहाँ पे नहीं शो कर रखा था। बट आपको कॉन्सेप्ट का मतलब आई थिंक समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कोई भी सेट फीचर्स जो है, जब आप उनको रूल्स के साथ बांध देंगे, जैसे रीजनिंग में भी तो कोई ना कोई रूल के थ्रू ही जा रहे होते हैं ना, कि अच्छा पहले ये करना है, फिर ये हो रहा है, तो दोबारा से वापस से वही करना है, तो वो कुछ ना कुछ रूल आपको वहां पे दिखेगा, वो कॉन्सेप्ट लर्निंग आपकी होगी। स्किल लर्निंग यानी कौशल अधिगम, तो जब आप सीख रहे होते हैं, स्किल मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स से टास्क को आप बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली पूरा कर देते हैं। जैसे कोडिंग होती है, तो अगर आपको कोडिंग आती है तो वो एक स्किल है,
ठीक है, कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, आप उसको बहुत स्मूथली कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया जी, स्किल हो गया, कौशल हो गया आपका। जैसे कार ड्राइविंग है, या एयरप्लेन जो है वो पायलट, मतलब जो एयरप्लेन को पायलट करते हैं, मतलब पायलट जो उसको चलाते हैं, वो भी एक स्किल है। ठीक है, शिप को नेविगेट करना, राइटिंग, शॉर्ट हैंड राइटिंग, या जो हमारी राइटिंग या रीडिंग द एग्जाम्पल्स, तो ये सारी की सारी चीजें स्किल हैं। कम्युनिकेशन स्किल होगी, आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो स्किल हो गई। ठीक है, तो जो भी स्किल है ना, वो आपको ध्यान रखना है कि स्किल हमेशा प्रैक्टिस और एक्सरसाइज से आती हैं। जैसे मान लो अब मैं एफिशिएंटली बोल पा रही हूं, तो हो सकता है कि मतलब मेरे में स्किल होगी ना वो बोलने की, तो वो स्किल जो है वो प्रैक्टिस के साथ आती है, टाइम के साथ आती है। ऐसा नहीं होता कि आप स्किल के साथ ही पैदा हो रहे हो। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज हमें चाहिए होगी। और स्किल जो है, इसमें क्या चीजें होती है, चेन ऑफ परसेप्चुअल मोटर रिस्पॉन्सेज और अ सीक्वेंस ऑफ एसआर एसोसिएशन, तो ये स्किल में होते हैं। मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा ना, अटेंशन, पहले सेंसरी, फिर अटेंशनल प्रोसेसेस और फिर परसेप्चुअल प्रोसेस, तो वो सारी की सारी चीजें यहां होंगी। तो कुछ एक फेजेस होते हैं स्किल एक्विजिशन के, कि आप स्किल को कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे उस स्किल को ग्रहण करेंगे, आपको कैसे आएगी वो चीज। तो जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल तरीके से मतलब जो माना जाता है, वो फिट्स ने दिया है जी इनके फेजेस, और वो 3 फेजेस की बात करते हैं। एक है कोग्निटिव यानी संज्ञान, एसोसिएटिव यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, एंड देन ऑटोनमस। सो कोग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक लेवल पे चीजें हो रही हैं। तो कोग्निशन फेज में क्या चीज आ जाएगी कि लर्नर को पहले चीजें समझनी है, मेमोराइज करनी है और समझना है टास्क हो कैसे रहा है। ओके, तो वो जो दिमाग में चीजें हैं ना, कॉग्निशन लेवल पे हो रही हैं, वो जो फेज है कि आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉग्निटिव फेज होगा। लेकिन सेकंड फेज एसोसिएटिव मतलब एक दूसरे से एसोसिएट करना, कि अगर ये स्टिमुलस है तो ये रिस्पॉन्स बेहतर रहेगा। ठीक है, तो किस स्टिमुलस पे, किस उद्दीपक पे क्या रिस्पॉन्ड करना है, वो चीज जब आप कनेक्ट करते हैं एक चीज दूसरी से, तो वो एसोसिएटिव हो जाएगी। ठीक है, थर्ड फेज ऑटोनमस, यहां पे आपको चीजें अच्छे से आ चुकी हैं, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना चीजें इंक्रीज भी होंगी। मतलब अगर कोई कॉग्निशन लेवल पे है जिसने अभी अभी चीजें सीखनी शुरू की, और एक जो बिल्कुल मास्टरी कर चुका है, ऑटोनमस फेज में है, तो जब आप फेज वाइज देखेंगे तो चीजें इंक्रीज हो रही है। मतलब वो स्किल जो है, अगर पहले फेज में बच्चे को कम आती है, तो वो थर्ड फेज में बहुत अच्छे से आती होगी। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस इसमें होते हैं। एक है अटेंशनल डिमांड ऑफ द एसोसिएटिव फेज डिक्रीजेस, इंटरफेरेंस क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर रिड्यूसेस, तो वो बाहर वाले फैक्टर्स रिड्यूस हो जाएंगे, इंटरफेरेंस उनसे नहीं होगी। और अटेंशन जो है, अटेंशनल डिमांड जो है एसोसिएटिव फेज की, मतलब जितना ध्यान हमें एसोसिएटिव फेज में देना था उतना शायद इसमें ना देना पड़े, वो कम हो जाएगा। तो जो स्किल्ड परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मतलब वो कॉन्शियसली, चाहे अब आपको नींद में खड़े होकर लैपटॉप दे दिया जाए, आप कोडिंग कर देंगे। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि सामने देखिए कितनी फास्ट उनकी अंगुलियां चल रही होती हैं जब कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोनोमस फेज आ जाता है, जिसमें कॉन्शियसली आपके सारी की सारी मतलब मिनिमम एफर्ट के साथ आप चीजें कर देंगे। तो एफर्ट जो है वो कम हो जाएगा जब आप फर्स्ट से थर्ड फेज तक जाएंगे। अब हर एक फेज पे जब आप चेंज करते हैं, तो जो ट्रांजिशन होता है ना एक फेज से दूसरी फेज में, तो उसको हम बोलते हैं जी परफॉर्मेंस प्लेटू। ओके, चलिए अब जो ये जो हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, इसी में क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी होता है कि आपने एक चीज सीखी, उसकी वजह से आपने जब दूसरी चीज सीखी तो आपको फायदा हुआ। कि मान लो आपने साइकिल सीख रखी है, तो आपको स्कूटी चलाने में जो है वो हेल्प हो जाएगी, कि आप अच्छे से जल्दी से बैलेंस बना पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे। ऐसे बोलते हैं ना, साइकिल आती है तो स्कूटी जल्दी आ जाएगी। तो वो सिचुएशन की पॉजिटिवली आपकी लर्निंग जो है वो ट्रांसफर हुई, कि आपने सीखी साइकिल थी, लेकिन अब आपको वो बैलेंस या जो भी फैक्टर्स चाहिए हो वो स्कूटी में आप इजीली कर लेंगे मैनेज। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अगर मैं बुक की बात करूं एनसीईआरटी में, तो इन्होंने 2 ही चीजें बोली हैं, जनरल ट्रांसफर और स्पेसिफिक ट्रांसफर। उसमें भी इन्होंने थोड़ा सा ऐसे कंबरसम सी चीजें दे रखी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी से कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी। बट मैंने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या उनकी क्या थियरीज होती हैं, तो वो सारा का सारा पार्ट मैंने करवा रखा है। एक 25 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी, मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी आपकी DSSB वाली में। तो वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वाली जो वीडियो है वो एक बार देख लीजिएगा। ओके, और उसको फिर फर्दर इसी में आगे नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। बाकी इन्होंने 2 चीजें बोली है, एक जनरल ट्रांसफर, एक स्पेसिफिक ट्रांसफर। जनरल में भी बोल रहे हैं कि क्लियरली कॉन्सेप्चुअल चीजें होती नहीं है, बट जो आप पहले से चीजें सीखी है आपने, वो जब दूसरी चीज को एक पॉजिटिव मैनर में हेल्प करे, तो वो जनरल ट्रांसफर है, ये बोल रहे हैं।
ठीक है, ये देखिए, द प्रायर लर्निंग प्रीडिस्पोजेस वन टू लर्न अनदर टास्क इन अ बेटर मैनर। तो बेटर तरीके से आप दूसरी चीज सीख पाते हैं, जो हमने साइकिल स्कूटी का एग्जांपल दिया। स्पेसिफिक ट्रांसफर में बोल रहे हैं कि जो इफेक्ट रहेगा पहले टास्क का दूसरे पे, उसको ये स्पेसिफिक बोल रहे हैं। अब वो स्पेसिफिक में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हो सकता है कोई इफेक्ट उसके ऊपर हो ही ना, तो वो जीरो ट्रांसफर भी हो सकता है। ओके, चलिए, अब कुछ एक फैक्टर्स हैं जो फैसिलिटेट करेंगे लर्निंग को, यानी बढ़ावा देंगे या हेल्प करेंगे लर्निंग में। तो उसमें से 3 इन्होंने दे रखे हैं। एक है कॉन्टिन्यूअस वर्सेस पार्शियल रेनफोर्समेंट। जो रेनफोर्समेंट हम किस में भी पढ़ते हैं, जो हमारा वो है स्किनर का सिद्धांत जो था हमारा, उसमें भी हम स्किनर की थियरी में भी वो चीजें पढ़ते हैं। सो कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट मतलब मान लो बच्चे को जो है हर बार बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हर बार आप उसको चॉकलेट दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं। ओके, पार्शियल में है कभी कभी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार अच्छा परफॉर्म किया तो हर बार जो है उसको आइसक्रीम खिलाने ले जाया जा रहा है या हर बार उसको गिफ्ट दिया जा रहा है। ओके, सो कॉन्टिन्यूटी में जब आप चीजें कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी में आप उसको रेनफोर्स कर रहे हैं, उसको जो है हेल्प कर रहे हैं, तो मतलब उसको एक टारगेट दिख रहा है कि अगर ये टारगेट पूरा किया तो चॉकलेट मिलेगी, ये किया तो ये मिलेगा। सो वो कॉन्टिन्यूअस है। बट पार्शियल में आपको चीजें मतलब वो होता है ना, कभी कभी मिलती हैं। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जब कॉन्टिन्यूटी में मिल रही है ना, और अगर एक बार भी नहीं मिली तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा और वहीं पे काम करना बंद कर दे, मतलब लर्निंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी। लेकिन जब पार्शियल रेनफोर्समेंट है कि आज दिया अगली बार नहीं दिया, तो वो अगली बार और मेहनत करेगा कि क्या पता इस बार मिल जाए। ठीक है, सो जो पार्शियल रेनफोर्समेंट है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सेज पार्शियल रेनफोर्समेंट की वजह से आते हैं ना, वो एक्सटिंक्ट नहीं होते जल्दी से। कि मान लो बच्चा जो है किसी चीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा था और आप उसको हर बार चॉकलेट दे रहे हैं, तो जिस बार आप नहीं देंगे उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन चली जाएगी, और हो सकता है जब अगर आप चॉकलेट देना बंद कर दें तो वो जो है चीज एक्सटिंक्ट हो जाए, बंद ही हो जाए वो चीज करनी, मतलब वो अच्छा परफॉर्म करना बिल्कुल ही बंद कर दे। ओके, तो ये बोलना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो रिस्पॉन्सेज पार्शियल रेनफोर्समेंट से एक्वायर किए होते हैं वो एक्सटिंक्ट इतने जल्दी नहीं होते, इतने जल्दी खत्म नहीं होते। ओके, और इसी को पार्शियल रेनफोर्समेंट इफेक्ट या फिर आंशिक प्रबलन प्रभाव भी बोलते हैं। ओके, तो सतत से बेटर ये आंशिक को बता रहे हैं। आंशिक जो है यानी जो पार्शियल रेनफोर्समेंट है वो बेहतर तरीके से लर्निंग में हेल्प करेगा। ओके, मोटिवेशन डेफिनेटली आपको, अगर अंदर से आप मोटिवेटेड हैं कि चीजें करनी है तो वो लर्निंग को एनहेंस ही करेगा किसी न किसी वे में। लर्निंग के लिए आप प्रिपेयर हैं या नहीं वो चीज भी डिपेंड करती है। जैसे हम बोलते हैं ना स्कूल रेडीनेस, तो वो यहाँ पे रेडीनेस फॉर लर्निंग की बात हो रही है। देखा जाए तो कि जैसे बच्चे को हमें पता चलना चाहिए कि स्कूल के लिए रेडी है या नहीं, या स्कूल बच्चे के लिए रेडी है या नहीं, तो वो स्कूल रेडीनेस जो है उसके कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो लर्निंग के लिए भी बच्चे का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है कि अगर उसको बेसिक चीजें आती हैं तभी तो वो एडवांस्ड वाली लर्निंग सीखने के लिए, मतलब लर्निंग करने के लिए वो रहेगा ना एलिजिबल, या ये लगा लीजिए उसका मन करेगा कि उसना चाहिए तो आता था ना मुझे, अब इससे आगे सिखाया जा रहा है, बढ़िया और इंटरेस्ट आएगा उसका। ठीक है, तो प्रिपेयर्डनेस फॉर लर्निंग जो है, ये 3 फैक्टर्स जो है लर्निंग के लिए, लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, ऑल्दो एनवायरमेंट भी आ जाएगा इन्हीं में, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में ये 3 चीजें मेंशन है। ओके, अब बात आती है लर्निंग स्टाइल, क्योंकि हर किसी का अलग स्टाइल होता है ना, चाहे वो कपड़े पहनने का हो, चाहे वो सीखने का हो, सोचने का हो, हर किसी की अलग शैली होती है। तो हमें अधिगम शैली की बात करनी है, यानी लर्निंग किस तरीके से हो रही है। बिकॉज जैसे कई बार होता है ना, मैं तो सब लोगों को सेम पढ़ा रही हूँ, मैंने तो सबके लिए वीडियोस डाली हैं, लेकिन सबका तो नेट जेआरएफ या सबका केवीएस तो क्लियर नहीं हुआ ना। बहुत सारे बच्चों का हुआ, तो उन्होंने वो किसका अलग अलग स्टाइल था कि किसने किस तरीके से किसी चीज को परसीव किया, किसने किस तरीके से किसी चीज को समझा। ओके, तो लर्निंग स्टाइल क्या होता है, जो लर्नर का कंसिस्टेंट वे होता है कि वो किस तरीके से किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो उसको हम लर्निंग स्टाइल बोल देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी तरीका जिसमें लर्नर जो है वो कंसंट्रेट करे, प्रोसेस करे या रिटेन करे नई और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को, कि मान लो मैं आपको नया टॉपिक पढ़ा रही हूं तो आप किस तरीके से उसको रिटेन करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हमें बस नोट्स दे दीजिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि चलो मैम हमने नोट्स अपने खुद के बनाए, आप अच्छे से समझा रहे हैं। सो वो सबका अलग अलग तरीका होता है और उसी को हम लर्निंग स्टाइल बोल रहे हैं। लर्निंग स्टाइल को मेजरली 3 तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा किसका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। सो वो 3 तरीके से हमें चीजों को ध्यान रखना है। एक होता है परसेप्चुअल मोडालिटी, यानी प्रत्याक्षिक प्रकारता, कि आप परसीव कैसे कर रहे हैं चीजों को, जो हमने पूरा का पूरा परसेप्चुअल प्रोसेसेस पढ़ा ना, कि कैसे परसीव करता है कोई भी इंसान वो चीज। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, आप सूचना को प्रोसेस कैसे कर रहे हैं।
वो पर्सनैलिटी का पैटर्न, आपका व्यक्तित्व प्रतिरूप किस तरीके का है, आपके पैटर्न्स कैसे हैं। तो परसेप्चुअल मोडालिटी, तो ये क्या हो जाएगा, एक बायोलॉजिकल बेस्ड रिएक्शन हो जाएंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो आपके सामने है चीजें, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट आप तभी करेंगे ना जब किसी चीज को किसी वे में परसीव करेंगे, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द प्रेफरेंसेस ऑफ पर्संस थ्रू विच दे टेक इन इंफॉर्मेशन, जैसे ऑडिटरी, किस तरीके से आपने इंफॉर्मेशन को लिया है, परसीव कैसे किया है। ओके, देन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कि आप प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, कि कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने है, किस तरीके से आप सोच रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, सेंसेस क्या है, या सीक्वेंस में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो जाएगा। पर्सनैलिटी के पैटर्न, जो कि हम किस तरीके से सराउंडिंग से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, कि हम कंसिस्टेंटली कोई चीज कर रहे हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है ना, किसी भी चीज, सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है कि आप एनवायरमेंट से कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब कोई इंसान हो सकता है आपको कुछ बोल रहा हो, आप जो है सामने से भड़क जाए उसके ऊपर, कोई इंसान स्मूथली उसको कामली हैंडल कर जाए चीज को। तो सबकी पर्सनैलिटी भी अलग अलग होती है। तो जो एंडरसन है उन्होंने दो तरीके में डिवाइड किया है जी लर्निंग स्टाइल्स को, जो आपकी शैली है उसको, एक एनालिटिकल और एक रिलेशनल। तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको हिंदी वालों को भी डिट्टो ऐसे ही चार्ट जो है बुक में मिल जाएगा। ओके, तो लर्निंग स्टाइल एक है रिलेशनल, जिसको हम रिलेशनल मतलब नहीं है, उल्टा लिख दिया मैंने हिंदी में, रिलेशनल मतलब संबंधात्मक और एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक। तो देखिए, अगर आपको पीडीएफ मिली होती डायरेक्ट तो गड़बड़ हो जाती है ना यहाँ, फिर आप बोलते मैम ने ध्यान नहीं दिया। तो कई बार हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक, तो इट्स बेटर कि आप जो है सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के बजाय सुन के जाएं एक बार चीजें, कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा गया। ओके, तो एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना, विश्लेषण करना, और रिलेशनल मतलब संबंधात्मक। तो कौन सा लर्निंग स्टाइल है, तो उसकी अलग अलग ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर रिलेशनल स्टाइल है तो आप इंफॉर्मेशन को एज अ होल, मतलब टोटल पिक्चर की मुद्दा क्या है वो चीज देखेंगे। लेकिन एनालिटिकल स्टाइल है तो आप डिटेल्स पे फोकस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करेंगे उसका, ठीक है। तो डिटेल्स पे फोकस रहेगा यहाँ पे, सिर्फ पूरी की पूरी मतलब जो मेजर होल इंफॉर्मेशन है उस पर ध्यान रहेगा। ये क्या है जी, एग्जिबिट इंट्यूटिव लर्निंग थिंकिंग, और ये क्या है, एग्जिबिट सीक्वेंशियल और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। तो इंट्यूटिव मतलब एकदम से आपने जो चीज देखी और एक होल की तरह, और उसके बाद आपने उसको कैसे परसीव किया, जो आपके इंस्टिंक्ट अंदर से कोई चीज आई, आपने वही चीज एक बार में ही उसके ऊपर डिसीजन ले लिया, वो चीज। यहाँ एनालिटिकल स्टाइल अगर है तो आप सीक्वेंस में चीजों को देखें, क्योंकि आपने ऊपर भी तो इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन किया है ना, तो अब आप सीक्वेंस में स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को देखेंगे और उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। ये जो है मटेरियल को कैसे सीखेंगे, लर्न मटेरियल्स दैट हैव अ ह्यूमन सोशल कंटेंट कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपीरियंशियल या कल्चरल रेलेवेंस मोर इजीली। तो जो रिलेशनल स्टाइल है, जब वो एक्सपीरियंस करेंगे किसी चीज को, या उनसे मिलती जुलती चीज होगी, या वो एक ह्यूमन टच या एक सोशल कंटेंट टॉपिक पे अगर कोई चीजें हैं तो वो जल्दी उस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो इनएनिमेट चीजें हैं, तो एनालाइज कर रहे हैं ना आप चीजें, और एनालाइज तो आप जो है जो अजीब निर्जीव चीजें हैं उनको बेटर तरीके से कर पाएंगे, बिकॉज ह्यूमन तो वैसे भी डायनेमिक होता है नेचर में, कभी क्या रिएक्ट कर दे किसी को नहीं पता होता, राइट। तो ये जो है एनालिटिकल वाले, तो ये एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, तो ये इनएनिमेट या इम्पर्सनल चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ओके, रिलेशनल स्टाइल, इनकी गुड मेमोरी होती है फॉर वर्बली प्रेजेंटेड आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। सो लिख के बोल के जो चीजें प्रेजेंट की गई हैं उसके प्रति इनकी अच्छी मेमोरी है, लेकिन एनालिटिकल वालों की एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है, जो उसके लिए अच्छी मेमोरी मानी जाती है। ओके, आर मोर टास्क ओरिएंटेड कंसर्निंग नॉन एकेडमिक एरियाज। तो जब नॉन एकेडमिक की बात आएगी, खेलकूद की बात आएगी, तो ये ज्यादा जो है टास्क ओरिएंटेड होंगे, बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। एनालिटिकल स्टाइल वाले टास्क ओरिएंटेड रहेंगे जब एकेडमिक्स की बात आएगी। ओके, रिलेशनल की बात करें तो आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अथॉरिटेटिव फिगर। तो जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, या जो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस या डाउट है स्टूडेंट्स की एबिलिटी में, सो वो इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन एनालिटिकल वाले ज्यादा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होते जो दूसरों के ओपिनियन होते हैं उससे, क्योंकि उनका एक सेट प्रोसीजर है, स्ट्रक्चर है कि भाई ऐसे ऐसे ही करना है, भाड़ में जाए जनता, वो सिचुएशन। तो वो एनालिटिकल स्टाइल रहेगा। ये विथड्रॉ कर लेते हैं अनस्टिमुलेटिंग टास्क परफॉर्मेंस में, जहां पे आपको खुद कुछ चीज करनी है, स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, उद्दीपक का कुछ है, लेना देना नहीं है, तो उस टाइम पे रिलेशनल स्टाइल वाले थोड़े से बैकआउट कर जाएंगे, लेकिन एनालिटिकल स्टाइल वाले उसी सिचुएशन में रह के चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, रिलेशनल में स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ट्रेडिशनल स्कूल
एनवायरमेंट, एक सेकेंड, और ये स्टाइल मैचेस मोस्ट स्कूल एनवायरमेंट, तो ये स्कूल एनवायरमेंट से मैच कर रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट करता है ट्रेडिशनल वाले स्कूल एनवायरमेंट से। ओके, तो ये लर्निंग स्टाइल जी। एक लर्निंग डिसेबिलिटी का टॉपिक भी दे रखा है कि लर्निंग से रिलेटेड क्या डिसेबिलिटी होंगी। ठीक है, मैंने ये पढ़ लेते हैं पहले स्लाइड। तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक जनरल टर्म है देखा जाए तो, और ये कोई मतलब ये होता है ना हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको लर्निंग एक्वायर करने में, पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, रीजनिंग में या मैथमेटिकल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है। तो वो बेसिकली आपको और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट आप समझने में दिक्कत हो रही है आपको कोई भी चीज, चाहे वो लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो बोलने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो किसी ना किसी वजह से जब आपको सीखने की प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है तो वो लर्निंग से रिलेटेड क्या हो जाएगी, डिसेबिलिटी हो जाएगी। और उस लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या नहीं होता, लर्निंग डिसेबिलिटी एक डिसऑर्डर नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। ये हर एक ग्रुप के, एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करेगा, और ये कोई बीमारी नहीं है, तो इसको हम क्योर भी नहीं कर सकते। हम इंप्रूव कर सकते हैं दिन प्रतिदिन, बट क्योर नहीं कर सकते। और ये भी ध्यान रखना है कि 67% स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि लर्निंग डिसेबल्ड हों, वो ग्रेजुएट हो पाते हैं। मतलब अगर 100 लोग लर्निंग डिसेबल्ड हैं, मान लो डिसलेक्सिया है या कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो 100 में से सिर्फ 67 बच्चे जो हैं वो ही किसमें, जो ग्रेजुएशन में जाएंगे हाई स्कूल के बाद। ठीक है, ग्रेजुएट हो पाते हैं। 20% जो है वो हाई स्कूल में ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ये 100 में से 20 तो वैसे ही ड्रॉप आउट कर गए। फिर जो आए उनमें से कुछ 1% जो है वो रेगुलर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में गए। सिर्फ 10% जो है, जो लर्निंग डिसेबल्ड हैं, वो एनरोल होते हैं हर साल किसमें, 4 साल का जो कॉलेज होता है ना उसमें, विद इन 2 ईयर ऑफ लिविंग स्कूल। यानी अगर आपका आज स्कूल पूरा हुआ है तो विद इन 2 ईयर आप जो है किसी, मतलब उसमें से 10% की, हमने बोला ना कि कुछ एक मान लो 100 में से 50 पास हुए, तो 50 में से सिर्फ 10% ही, यानी 50 का 10% 5 होगा आई थिंक, तो वो 10% ही किसमें जाएंगे, 4 साल मतलब कॉलेज में जाएंगे विद इन 2 ईयर। ठीक है, अमंग वर्किंग एज अडल्ट्स विद जो लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, सिर्फ 55% ही एम्प्लॉयड होते हैं। बाकी तो एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिलती नहीं, करते नहीं, वो अलग सिचुएशन है, बट सिर्फ 100 में से 55 लोग ही एम्प्लॉयड जो है वो आपको दिखेंगे। ठीक है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं कुछ एक, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, कई बार करवा चुकी हूं, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्थीमिया और डिस्मोर्फिया। तो जो बहुत मोस्ट कॉमन है वो एक तो ये हो गया डिसलेक्सिया, जिसमें बोल लैंग्वेज रिलेटेड या फिर रीडिंग डिसऑर्डर जिसको बोल देते हैं हम। ठीक है, एक डिस्ग्राफिया हो गया, स्पेसिफिक डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट हैंड राइटिंग, लिखने वाला, राइटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, अच्छा ठीक है, डिस्ग्राफिया। डिस्कैल्कुलिया, मैथ से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड जो दिक्कत आती है। डिस्फेजिया मतलब जो स्पीच से, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में कुछ दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया, डिफिकल्टी इन प्लानिंग कंप्लीटिंग, जो मोटर रिलेटेड, जो फाइन या ग्रॉस मोटर रिलेटेड होते हैं कि आप अच्छे से पेन ना पकड़ पाए, मतलब हथेली से आप पेन पकड़ रहे हैं, मतलब आपकी फाइन मोटर स्किल्स अच्छे से काम नहीं कर पाती इसमें। डिस्थीमिया जो रिलेटेड टू स्ट्रेस या डिप्रेशन से रिलेटेड होता है। और डिस्मोर्फिया जो डिल्यूजन, मतलब आपको ऐसे कंफ्यूजन सा हो जाएगा कि अच्छा ये कोक है, मुर्गा है या पीकॉक है, तो वो कंफ्यूजन सा आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये आपकी पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। लर्निंग के जो थियरीज हैं उनको कर लीजिएगा, और एक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो भी एक बार अलग से वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, एक बार बुक भी साथ साथ आप उठा के देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये सारा का सारा मैम ने करवा दिया तो ये डन है। ओके, अगर कुछ आपको लगता है छूट गया है तो कमेंट कर दीजिए, या फिर वो ड्यूरिंग क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट में तो उस दौरान भी हो जाएगा। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. And please do watch regularly. तो आपको ये रेगुलरली देखनी है DSSB की वीडियोस, अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो चाहे कैसे भी टाइम निकाल के आप देखें, देख लिया कीजिए। अदरवाइज बहुत पीछे अगर रह गए तो बहुत आपको अवॉइड करने लग जाएंगे कि छोड़ना, बाद में देख लेंगे, एग्जाम टाइम पे देख लेंगे। सो इट्स बेटर अगर अभी भी आपकी रहती हैं पीछे की क्लासेस तो उनको देख के कैचअप कीजिए और साथ साथ चलिए, रेगुलर देखते हुए चलिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।